नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग पेपर 9th का में कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पर फिर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का अर्थ, परिभाषा, उसकी विभिन्न कसौटियों इत्यादि के बारे में चर्चा की। अब हम आगे फिर चर्चा करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ही लाभों के आधार पर मूल्यांकन, लागतों के आधार पर मूल्यांकन और उससे संबंधित अन्य बातें। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लागत और लाभों के आधार पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मूल्यांकन। पहला है लाभों के आधार पर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। परियोजना का मूल्यांकन उससे प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर किया जाता है। ये उस सीमा तक लाभप्रद है जिस सीमा तक कि लोगों की आय में वृद्धि करता है तथा आय में वृद्धि उत्पादन और उपभोग में वास्तविक वृद्धि द्वारा मापी जाती है। लाभ वास्तविक या नाममात्र तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। पहला है वास्तविक लाभ, रियल बेनिफिट्स। लागत लाभ विश्लेषण में परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ नाममात्र लाभों की बजाय वास्तविक लाभों से हमारा संबंध होता है। जैसे नदी घाटी परियोजनाएं कृषकों के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाती है, परंतु यदि साथ ही राज्य भारी सुधार उगाही लगा दे तो लाभ नाममात्र के रह जाते हैं। तो इस प्रकार से अन्य लाभ है वो नाममात्र के रह जाते हैं, इनसे हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि परियोजना से जो भी लाभ प्राप्त होता है वह खजाने में चला जाता है। परंतु यदि वही परियोजना सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के अतिरिक्त प्रति एकड़ भूमि की उत्पादकता को बढ़ाती है और अनेक अन्य बाह्य मित्रताएं उत्पन्न करती है जिससे कि कृषकों की वास्तविक आय बढ़ती है, तो कहते हैं कि वह परियोजना वास्तविक लाभ प्रदान कर रही है। दूसरा है प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स। प्रत्यक्ष लाभ वे होते हैं जो परियोजना से तुरंत प्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त होते हैं। जैसे एक बहुमुखी नदी घाटी परियोजना से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौका वहन, मछली पालन आदि प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से किसी परियोजना के प्रत्यक्ष लाभों के मूल्यों को बाजार कीमतों पर या अन्य विकल्प लागतों में अगणित किया जाता है। परंतु यदि वस्तु विक्रय हो और प्रतियोगी बाजार की शर्तों को पूरा करती है तो परियोजना से प्राप्त लाभ वस्तु के बेचने से प्राप्त आय के बराबर ही समझे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष लाभ है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, जिससे कि लोगों की आय में वृद्धि होती है। इस दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। परियोजना की वस्तु या सेवा से प्राप्त प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त वस्तु या सेवा को नए प्रयोग करने वालों को बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं जो परियोजना के सामाजिक लाभों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखने होते हैं। जैसे भाखड़ा नागल परियोजना के निर्माण से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। भाखड़ा नागल और गंग नहर को सारे देश से जोड़ने नागल नहर को सारे देश से जोड़ने वाले रेल लाइन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार नई सड़कों का निर्माण हुआ। एक नया नगर बना नागल नामक, और जहाँ पर वह एक खाद फैक्ट्री और भारी पानी प्लांट की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल आदि सेवाएं भी उस नगर और उसके इर्द गिर्द के गांवों में स्थापित हुई, जिससे कि इन गांवों को लाभ हुआ। तो इस प्रकार से कई प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ भी इससे प्राप्त हुए, जिससे बेरोजगारी में कमी हुई, लोगों की दक्षता का निर्माण हुआ, क्योंकि अनेक व्यक्ति जो है रोजगार के साथ साथ नए नए काम धंधे भी सीखते हैं। दूसरा है भौतिक और अभौतिक लाभ। परियोजना से भौतिक और अभौतिक लाभ भी उत्पन्न हो सकते हैं। भौतिक लाभ वे होते हैं जिनका मुद्रा में गणना की जा सकती है या मापन किया जा सकता है, जबकि अभौतिक लाभों को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। उदाहरण के लिए भाखड़ा नागल परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ भौतिक हैं और उन्हें मापा जा सकता है। अभौतिक लाभ व्यक्तिगत मूल्यन में शामिल हो जाते हैं जिनका न तो बाजार होता है न ही कीमत। वे धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी। अभौतिक के अंतर्गत भाखड़ा नागल का दृश्यात्मक सौंदर्य और मनोरंजनात्मक मूल्य है, जबकि बांध के परिणाम स्वरूप लोगों को पानी, बिजली आदि जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो भौतिक लाभ कहलाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाखड़ा इससे
किसी भी परियोजना से अनेक प्रकार के जो लाभ है वो प्राप्त होते हैं। दूसरा है लागतों के आधार पर मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। परियोजना मूल्यांकन में लागतों का भी आधार माना जाता है। जैसे लाभों के विविध रूप है, वैसे ही लागतों के भी विविध रूप माने जाते हैं, जैसे वास्तविक या अवास्तविक लागतें, रियल और नॉमिनल कॉस्ट। अगर एक क्षेत्र के विकास के लिए उसके नागरिकों से ही विशेष रूप से धन प्राप्त किया जाए, जिससे कि ये सड़कों आदि का निर्माण हो सके, तो ये अवास्तविक लागतें होगी। इसके अतिरिक्त अगर उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा सड़क निर्माण के लिए श्रमदान किया जाता है, तो इसे वास्तविक लागत कहा जाएगा। दूसरा है मुख्य या सहायक लागतें। लागत लाभ विश्लेषण में मुख्य लागतों का अपना एक विशेष महत्व होता है। किसी परियोजना के निर्माण और संचालन करने के लिए जो धन व्यय किया जाता है उसे मुख्य लागतें कहते हैं। इसके विपरीत उसी परियोजना पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की परोक्ष सुविधाएं, जैसे स्कूल, मकान तथा अस्पताल आदि के निर्माण के लिए किया जाने वाला व्यय सहायक लागत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है इस प्रकार से द्वितीयक और परोक्ष लागतें। परियोजना द्वितीयक या परोक्ष लागतें। प्रत्यक्ष लागतें वे होती है जो परोक्ष रूप से परियोजना पर व्यय की जाती है, जबकि प्रत्यक्ष लागतें वे होती है जो परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से खर्च की जाती है और जिससे कि परियोजना के लाभ में वृद्धि होती है। दूसरा परियोजना लागतें और संबद्ध लागतें, प्रोजेक्ट कॉस्ट और एसोसिएटेड कॉस्ट। वे परियोजना के निर्माण, रखरखाव, चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों के मूल्य होते हैं। ये श्रम, पूंजी, मध्यवर्ती वस्तुएं, प्राकृतिक साधनों, विदेशी विनिमय आदि की लागतों से संबद्ध होती हैं। दूसरा है संबद्ध लागतें। ये वे वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य होते हैं जिनकी आवश्यकता परियोजना की तत्काल वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए पड़ती है। ये लागतें परियोजना लागतों के अलावा होती है, जैसे किसान द्वारा उत्पादित की गई सिंचित फसल की लागत, जो उसके द्वारा पानी पर किए गए खर्च से भिन्न होगी। यही फसल उत्पादित करने की संबद्ध लागत होती है। इस प्रकार से ये फिर है प्राथमिक और प्रत्यक्ष लागतें। लागत लाभ विश्लेषण से हमारा संबंध प्राथमिक लागतों से होता है। ये वे लागतें होती हैं जो परियोजना के निर्माण, रखरखाव, कार्य में उचित रूप से उठाई जाती है और परियोजना की तत्कालीन वस्तुओं को प्रयोग में लाने और बेचने से उपलब्ध कराई जाती है। इन्हें प्रत्यक्ष लागतों के साथ साथ प्राथमिक लागतें भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लागतें और लाभों के आधार पर किसी भी परियोजना का मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन में आंकड़ों का महत्व। परियोजना के मूल्यांकन में एक लंबी अवधि के विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिन्हें निवेश अथवा पकवना अवधि अथवा प्रचालन अथवा उत्पादन अवधि में विभक्त किया जाता है। पहली अवधि में परियोजना पूर्ण की जाती है, दूसरी अवधि में उसका प्रयोग होता है, जबकि उत्पादन शुरू होता है। आंकड़े श्रमिकों और अन्य आवश्यक सेवी वर्ग की संख्या, आवश्यक कच्चे माल, वस्तुओं के प्रत्याशित उत्पादन की मात्रा इत्यादि का विवरण देते हैं। लागतों और लाभों की दृष्टि से इन आंकड़ों की अन्यत्र मिलती जुलती परियोजनाओं से तुलना की जाती है। राष्ट्रीय उत्पादन, श्रम के रोजगार, श्रमिकों के स्वास्थ्य में परियोजना के योगदान का हिसाब लगाने के लिए भी इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। इस प्रकार परियोजना का मूल्यांकन करते समय हम कुल प्रत्यक्ष लाभों और कुल प्रत्यक्ष लागतों की आपस में संगणना और तुलना करते हैं और हम ये देखते हैं कि लागतों की अपेक्षा लाभों के अधिक होने की आशा है तो परियोजना शुरू करना लाभदायक होगा, अन्यथा नहीं। कुल प्रत्यक्ष लागतें और लाभ निकालने के लिए पहले तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की भौतिक मात्राओं के, दूसरे उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की भौतिक मात्राओं के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उनका हिसाब लगाया जाता है। तीसरा है स्फीतिकारी और अपस्फीतिकारी स्थितियों को महत्व देते हुए विभिन्न बाजारों में वर्तमान कीमत सूचकांकों के आधार पर इन वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य संगणित किया जाता है। अंतिम वार्षिक लागतों का हिसाब लगाते समय पूंजी परिसंपत्तियों के टिकाऊपन और उनके मूल्यह्रास पर उचित ध्यान दिया जाता है
कुल लागतों को पूंजी परिसंपत्तियों की प्रत्याशित जीवन अवधि में विभक्त करके वार्षिक लागतों का हिसाब लगाया जाता है। इसी प्रकार परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष लाभों के मुद्रा मूल्य की संगणना करके और उसमें से परियोजना की संबंध लागतों को घटाकर वार्षिक लाभों का हिसाब लगाया जाता है। और इस प्रकार से जब किसी भी परियोजना की लागतें लाभों की तुलना में कम होती है तो वह परियोजना किसी भी देश के लिए लाभदायक या हितकारी होती है। और नेक्स्ट है लागत लाभ विश्लेषण की सीमाएं। लागत लाभ विश्लेषण की अनेक जो है परिसीमाएं हैं, जैसे आधारभूत असंतुलनों की उपस्थिति, फंडामेंटल्स इक्विलिब्रियम्स। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की मांग और पूर्ति संतुलित अवस्था में नहीं होती, जिसके कारण साधनों की कीमतों का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा है यद्यपि इस कठिनाई के समाधान हेतु प्रोफेसर टिनबर्जन और प्रोफेसर एच.डी. चेनरी ने छाया कीमतों अथवा लेखांकन कीमतों के प्रयोग का सुझाव दिया था। दूसरा है तकनीक संबंधी कठिनाई। दूसरी कठिनाई तकनीक की विविधता के कारण उत्पन्न होती है। प्रत्येक उत्पादन कार्य के लिए एक ही प्रकार की तकनीक का चुनाव नहीं किया जा सकता। कभी कभी एक ही प्रोजेक्ट के विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी हालत में उत्पादन की लागत का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है असामान्य या विचित्र लागतें। वास्तविक लागतें जैसे सड़क निर्माण करते समय किया गया श्रमदान आदि का ठीक पता लगाना बहुत ही कठिन काम होता है। अन्य कठिनाइयाँ इसके अतिरिक्त लागतों का निर्धारण करते समय कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी आती है, जैसे कीमतों में वृद्धि, कच्ची सामग्री का अल्पकालिक अभाव, विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ, उत्पादन के साधनों का आधिक्य या अभाव इत्यादि भी समस्याएँ आती है। इसी प्रकार से और भी कई कठिनाइयाँ आती है, जैसे मनमानी बट्टा दर। किसी भी परियोजना के लिए पूर्व कल्पित सामाजिक बट्टा दर मनमानी हो सकती है। यदि लाभों के शुद्ध वर्तमान मूल्य को अगणित करने के लिए मनमानी ऊंची दर लागू की जाती है तो परियोजना के दीर्घकालीन प्रभावों को सही ढंग से मापा नहीं जा सकता और इस कारण से यही तर्क परियोजना के आंतरिक प्रतिफल की दर पर भी लागू होती है। नेक्स्ट है संयुक्त लाभ और लागतों की उपेक्षा। लागत लाभ विश्लेषण परियोजना में उत्पन्न होने वाले संयुक्त लाभों और संयुक्त लागतों की भी समस्याओं की भी उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है विकल्प लागत की उपेक्षा। लागत लाभ विश्लेषण विकल्प लागत की समस्या की भी उपेक्षा करता है। गिफिन और एनोस ने इस समस्या का ये हल सुझाया कि यदि कीमतें विकल्प लागतों को व्यक्त करें तो सभी परियोजनाएं जिनमें B/C ग्रेटर देन 1 हो वही परियोजनाएं उत्पादन कार्य के लिए चुनी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बाह्यताएँ। इसी प्रकार बड़ी परियोजनाओं को बाह्य प्रभाव भी होते हैं जिनकी गणना करना एक कठिन काम होता है। एक नदी घाटी परियोजना की तकनीकी और धन संबंधी बाह्यताएँ हो सकती है, जैसे आसपास के अन्य स्थानों की भूमि को उत्पादकता पर बाढ़ नियंत्रण उपायों अथवा डैम के प्रभाव। एक परियोजना के ऐसे बाह्य प्रभावों का गणना करना भी काफ़ी कठिन होता है। तो इस प्रकार से लागत लाभ विश्लेषण की गणना का प्रयोग करते समय अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं।